आदरणीय अशोक वाजपेयी जी और वरिष्ठ और युवा मित्रों, आज आप अपनी घड़ी जांचें और मेरे सामने एक घड़ी है। 3:26 वो अभी फिलहाल बजा रही है। मैं जब ये बात कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि ये वर्ष 2024 है और मैं 2024 में रहकर अंधेरे में के बारे में बात कर रहा हूं। मुक्तिबोध के तमाम मित्रों ने, जिसमें हरिशंकर परसाई, श्रीकांत वर्मा और तमाम दूसरे लोग जो राजनांदगांव, जबलपुर और भोपाल में उनके साथ आखिरी दिनों में थे, उन्होंने बहुत उचित ही इस कविता के संदर्भ में फांसीवाद नाम के शब्द का उल्लेख किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाहर रहने वाले लोगों जैसे कि डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कविता के संदर्भ में इस बात का इतना गहरा उल्लेख नहीं किया जैसा कि मुक्तिबोध के मित्रों ने इस कविता के संबंध में किया था। तो सबसे पहली बात मुझे ये कहनी है कि इस कविता का बहुत ही गहरा और सीधा संबंध उस दबाव से है जिसे हम फांसीवाद का दबाव कह सकते हैं, जो 1964 में था। इस बात की खोजबीन होनी चाहिए कि यह फांसीवाद का दबाव मुक्तिबोध के भीतर कैसे और क्यों आ रहा था और वो कौन सी बातें थीं जो नेहरू के नेतृत्व के बावजूद भारतीय समाज में और नेतृत्वकारी समाज के भीतर ऐसा क्या बदल रहा था कि मुक्तिबोध इसको रीड कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, इसको समझ रहे थे। एक बहुत ही स्पष्ट बात यह है कि इस कविता के भीतर राष्ट्र राज्य के बदलते हुए स्वरूप के प्रति भी एक खास तरह की एक दुर्दांतकारी राष्ट्र राज्य बन रहा है, इसकी एक बड़ी गहरी चिंता इस कविता के अंदर मौजूद है। यह भी याद किया जाना चाहिए कि मुक्तिबोध इस कविता में गांधी के अनायकीकरण और तिलक के अनायकीकरण से, या उन दोनों की सम्मिलित उपस्थिति से इस बात को कहने से नहीं चूक रहे थे कि 1964 तक आते आते स्वतंत्रता आंदोलन की जीवित विरासत लगभग चुक गई थी और समाज में बढ़ती फांसीवादी शक्तियों को रोक पाने में उसकी कोई वैचारिक चेतना समर्थ नहीं थी। सुविधा भोगी राजनीतिक वर्ग का जन विरोधी शक्तियों, पूंजीपतियों, सेना नायकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों और हत्यारों के साथ एक खास तरह का महागठजोड़ निर्मित हो चुका था। यद्यपि कि नेहरू के होने या और तमाम ऐसी चीजों के होने से वह दृश्य पर उस तरह दिखाई नहीं दे रहा था जैसा कि वो बाद के दिनों में हमें साफ साफ तौर पर दिखाई दिया। ये जो शोभा यात्रा है मृत्युदल की, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि ये गठजोड़ है इन सब के बीच, लेकिन इसका सुरक्षा कवच इनमें से किसी का खुद का बनाया हुआ नहीं है। यह सुरक्षा कवच सेना का है। ये नेता, उद्योगपति, मंत्री, बुद्धिजीवी, पत्रकार जिस जुलूस में जा रहे हैं, उसके आगे, उसके पीछे, उसके अगल, उसके बगल, उसके चारों तरफ सेना है। इस बात को 1964 में मुक्तिबोध ने देख लिया था कि सेना का भविष्य में ये जो तथाकथित लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, जो आजाद होकर अभी अभी जिन्हें आजादी मिली है, उनके भीतर ऐसी बातें करवट ले रही हैं। आपको यदि तनिक भी इस पर संदेह है कि सेना को लेकर मुक्तिबोध के मन में एक खास तरह की चिंता थी, तो उन पंक्तियों को याद करना चाहिए जो मुक्तिबोध ने इसमें कम से कम 3 जगह कही हैं। सेना ने घेर ली हैं सड़कें, संगीन नोकों का चमकता जंगल, संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में एक ओर टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता परंतु अड़ा है। क्या ये महागठबंधन सिर्फ सैनिक तानाशाही की तरफ इशारा करता है या इसका कुछ और भी अर्थ है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त मार्शल लॉ, यह तो साफ कहा गया है, मार्शल लॉ
पर याद रखना होगा कि 1964 में नेहरू की मृत्यु से पहले नेहरू खुद कह चुके हैं इस बात को, और उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि भारत के भीतर ऐसी शक्तियां ताकतवर हो रही हैं जो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। ये जो सैनिक और ये सारा का सारा ये सब कुछ है, क्या इसका इस चिंता से कोई संबंध है, या मुक्तिबोध के मन में भी क्या नेहरू की तरह ही ये आशंका जीवित है? मैं कहूंगा हां। भारत इतिहास और संस्कृति नाम की उनकी पुस्तक के वाकये में वो खुद इस बात को देख चुके थे, और नेहरू नीति कांग्रेस के दक्षिण पंथ परस्त धड़े और कांग्रेस के बाहर के दक्षिणपंथी राजनीतिक शक्तियों के बीच एक एकता कायम हो रही है, इस बात को मुक्तिबोध देख रहे थे। और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह लगातार ताकतवर होती चली जा रही है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि 1962 से 1969 का, यानी इंदिरा गांधी के सीपीआई के साथ गठबंधन का ये जो 7-8 वर्षों का समय है, ये भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर का दक्षिणपंथी धड़ा और कांग्रेस के बाहर का दक्षिणपंथी धड़ा बहुत ही ताकतवर से ढंग से एक साथ आ रहा है। और इंदिरा गांधी के 1967 से 1969 के शासनकाल में ये जो शक्तियां हैं, इन्होंने कांग्रेस के भीतर बहुत अधिक हलचल की है और अंततः वो एक एक करके इससे बाहर चले गए हैं। सवाल यह है कि ये सब कुछ जो हो रहा है 1962 से 1969 के बीच, क्या इसे मुक्तिबोध ने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है, या कविता के भीतर इसके कोई संकेत मौजूद हैं? तो मैं कहूंगा हां, इसके संकेत मौजूद हैं। एक शब्द, एक रंग का इस्तेमाल मुक्तिबोध ने इस कविता में अनेक दफा किया है, और वो शब्द है गेरुआ। उस पर मेरा ध्यान जाता है इस सिलसिले में जब ये प्रोसेशन जब शुरू होता है, उसका शुरुआती वर्णन में है, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव भयानक। यह सिंदूरी गेरुआ क्या है? इसका भारतीय समाज और राजनीति में क्या ठीक ठीक अर्थ है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। फिर आगे चलकर खंड 5 में एक और पंक्ति है जिसमें गेरुआ शब्द का दोबारा उल्लेख आता है, मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। फिर तीसरा उल्लेख आता है, सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर। चौथा उल्लेख है, सामने उगते डूबते धुंधले कुहरिल वर्तुल, जिनका की चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता, उस फैलाव में दिखते मुझको धस रहे गिर रहे बड़े बड़े टावर, घुंघराला धुआं गेरुई ज्वाला। खंड 6 में यह उल्लेख है, और खंड 8 का यह उल्लेख, गेरुआ मौसम, उड़ते हैं अंगार जंगल, जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण कूलों से बहती वेदना नदियां, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब प्रसारित करती हैं प्रतिपल। यह उल्लेख बहुत 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 अधिक काव्यात्मक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। गेरुआ शब्द की, गेरुआ रंग की ये 5 दफा उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं नहीं समझता कि आप इसे नहीं समझते कि सिंदूरी गेरुआ और गेरुए का भारतीय समाज में इस समय या पहले भी क्या इसका अर्थ था। इसका स्पष्ट मतलब था कि नेहरू ने जिसे कहा था हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लोग, वो शक्तियां समाज के भीतर ताकतवर हो रही थीं। और मुक्तिबोध जब ये कविता लिख रहे थे, ये सारा का सारा जो दो पक्ष हैं, एक तरफ मार्शल लॉ के निमित्त मार्शल लॉ लगाने वाली और गेरुए के साथ खड़ी शक्तियां, और दूसरी तरफ उसके विरुद्ध खड़ी शक्तियां, तो ये जो फांसीवाद बनाने वाला जो गठजोड़ है, जो वस्तुतः जन क्रांति के निमित्त है, उसके संदर्भ में मुक्तिबोध साफ है, मैं ये कहना चाहता हूं। सवाल ये है कि ये जो
फांसीवादी गठजोड़ बन रहा है, यह जन क्रांति के दमन के निमित्त है, परंतु इसके बनने से जन क्रांति रुकती नहीं है, बल्कि यह सामने उसको और बढ़ा देती है। यहां इस पूरे में मेरे पास चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इस पर जाना नहीं चाहता। मैं बस एक और उल्लेख करना चाहता हूं, वो ये कि इस गेरुए के समानांतर या दूसरे रंगों के समानांतर ये मुक्तिबोध ने इस कविता में कम से कम 20 दफा सांवले रंग का इस्तेमाल किया है। और कहां कहां वो सांवला रंग इस्तेमाल किया है, ये जो लोगों का हुजूम है जो इस जन क्रांति को निर्मित कर रहा है, और ये जो फासिस्ट प्रतिक्रांति है इसके विरुद्ध जो लड़ रहा है, उन तमाम वर्णों में एक ही रंग है जो बार बार उल्लिखित होता है, और वो है सांवला। कौन लड़ेगा ये युद्ध इस महागठजोड़ के विरुद्ध जो फांसीवाद लाने के लिए तैयार है? ये जो जनता की शक्ति है और भविष्य रचना का जो दार्शनिक आधार है, वो कहां से मिलेगा? हम सब जानते हैं कि मुक्तिबोध एक बहुत ही सुसंगत मार्क्सवादी थे, पर जैसा कि हबीब कहते थे अपने बारे में कि मेरे लिए ब्रेख्तियन होने का अर्थ है और अधिक भारतीय होना, ठीक उसी तरह मैं समझता हूं कि मुक्तिबोध के मामले में भी ये पंक्ति दोहराई जा सकती है कि भारतीय समाज में मुक्तिबोध जैसे एक कवि के लिए जो किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, पला बढ़ा और किस तरह का उसने जीवन जिया, उनके लिए मार्क्सवादी होने का अर्थ भी और अधिक भारतीय होना और अधिक मनुष्य होना था। तो ये जो जनता की शक्ति का दार्शनिक आधार है, वो मार्क्सवाद से इस कविता में लेते हुए नहीं दिखाई देते हैं मुक्तिबोध, या सीधे उसका उल्लेख नहीं करते। यद्यपि आपकी चाहे तो बहुत सारे वर्णन हैं जो मार्क्सवाद के विचारों से आप मिला सकते हैं, लेकिन मैं गांधी का उल्लेख करना चाहता हूं। ये गांधी वो गांधी नहीं है जो कांग्रेस के गांधी हैं, ये वो गांधी नहीं है जो गांधी का एक खास तरह का आख्यान पैदा किया गया है, वो गांधी नहीं है। ये मुक्तिबोध के गांधी हैं। ये फट्टी बोरा पहने हुए हैं, ये अनायक गांधी हैं, ये नायकत्व से च्युत कर दिए गए एक साधारण आदमी की तरह दिखने वाले, बिल्कुल गरीब आदमी की तरह दिखने वाले गांधी हैं। और ये 3 बातें कविता के अंदर कहते हैं और कुछ काम करते हैं, लेकिन मैं उनके गांधी के 2 वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। जनता की शक्ति, मिट्टी के लोंदे में किरणीले कण कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्गम। ये जो भविष्य रचना होगी, वो कुछ भी हो भविष्य, वो अंततः किसके द्वारा रचा जाएगा? इसके द्वारा रचा जाएगा। और दूसरा जो 2012 के बाद के भारत में रोज दोहराना चाहिए इस वाक्य को, 2012-14 के बाद की पूरी दुनिया के संदर्भ में दोहराना चाहिए। दुनिया न कचरे का ढेर की जिस पर दानों को चुगने चढ़ा कोई कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बाग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। ये जो मसीहाई नायकत्व से भरे हुए फांसीवादी करवटें ले रहे समाजों के जो नायक हैं, ये जो गांधी है, जो अनायक गांधी है, वो एक तरह से वो हमारे जमाने के तमाम तीसरी दुनिया के मुल्कों में जो ये मसीहा उभर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद, उनका एक सघन तीव्र प्रतिरोध पैदा करते हैं। गांधी क्यों? तिलक क्यों? कोई मार्क्सवादी नायक क्यों नहीं? मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि इसमें कोई मार्क्सवाद विरोध नहीं है। लेनिन ने 2 दफा तिलक के बारे में और 2 दफा गांधी के बारे में जो टिप्पणियां, छोटी टिप्पणियां की हैं, उनको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इन दोनों ही पुरखों को हमारे भारत के मार्क्सवादियों के मन में जो भी संशय और संकट रहा हो, लेकिन लेनिन के मन में कोई संशय और संकट नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में इन दोनों व्यक्तियों को एक नायक की तरह, और एशिया के नायक की तरह और भारत के नायक की तरह देखा है। मित्रों, इस कविता की अनेक ऐसी अंतरधाराएं हैं कि आप किसी एक पर चलते हैं तो बाकी अंतरधाराएं छूटती चली जाती हैं, और इनके बीच में एक आपसी तारतम्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहने से खुद को नहीं रोक पाता, बल्कि 2 छोटी छोटी इशारे करके मैं खत्म करना चाहता हूं अपनी बात।
वो हिस्सा जिसका बहुत उल्लेख हुआ है अभी और पहले भी होता रहा है, वह रहस्यमय व्यक्ति, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। यह व्यक्ति है, और आगे भी जहां कहीं इसका उल्लेख हुआ है व्यक्ति के रूप में हुआ है। ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने होने से यह हो जाएगा जो मुक्तिबोध कह रहे हैं, वाचक कह रहा है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की। ये जो बोल रहा है उसकी पूर्ण अवस्था नहीं, पूर्ण अवस्था निज संभावनाओं, उसके भीतर जो निज संभावना है, उसके भीतर जो निहित प्रभा है, उसके भीतर जो प्रतिभा है, उसकी पूर्ण अवस्था है वह व्यक्ति। इसलिए इसे भाषिक अभिव्यक्ति के रूप में देखना, या जैसे कि नामवर जी ने एक ऐतिहासिक भूल की इसका पाठ करते हुए जब उन्होंने इसे अस्मिता की खोज कहा, मैं समझता हूं कि यह अभिव्यक्ति भाषिक अभिव्यक्ति नहीं है। किसी कवि के या किसी भी साधारण व्यक्ति के काम से इसको जोड़कर देखना एक तरह से फिर नई भूल करना है, बल्कि यह अभिव्यक्ति मनुष्यता की अभिव्यक्ति है। वो व्यक्तित्व में होती है, वो समाज के गठन में होती है, वो संस्थाओं के गठन में होती है, वो दुनिया बनाने में होती है, वो राष्ट्र बनाने में होती है। तो कब होगा ये कि किसी भी व्यक्ति के, सिर्फ अशोक वाजपेयी जी नहीं, सिर्फ सुधीर चंद्र जी नहीं, सिर्फ अपूर्वानंद जी नहीं, जो सुविधाओं में पले बढ़े सिर्फ वो लोग नहीं, दुनिया का सबसे पीछे पंक्ति का बच्चा जब पैदा होगा तो वो भी अपनी निहित संभावना निहित प्रभा प्रतिभाओं को की पूर्ण अवस्था तक खुद को ले जा सकेगा। वो अभिव्यक्ति कहां मिलेगी? कौन लाएगा उस, हमें उस अभिव्यक्ति तक कौन पहुंचाएगा? ये सारे के सारे जो श्याम लोग हैं, ये बलवान लोहार जो कुंडल बना रहा है और तमाम दूसरे श्याम लोग हैं, ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये उसी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं जिसमें हर एक बच्चा, वो चाहे जिस रंग का हो, जिस जात का हो, जिस गोत्र का हो, जिस राष्ट्र का हो, जो भाषा बोलता हो, उसकी लैंगिक और शारीरिक की स्थिति जो भी हो, पर उस अपने व्यक्तित्व की, अपने भीतर जो प्रभा है, प्रतिभा है, द्वितीय है, उसकी संपूर्णतम अवस्था को वो प्राप्त कर सकेगा। ये कविता उसी अभिव्यक्ति की खोज की कविता है, इसलिए इसका एक सीधा सामाजिक और राजनैतिक अर्थ है। धन्यवाद।